मैं डॉक्टर विश्व प्रकाश सिंह, अध्यापक, महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज, गोरखपुर। प्रिय छात्रों, आज हम लोग भूगोल विषय के अध्याय 3 अपवाह के बारे में पढ़ेंगे। अपवाह अध्याय को पढ़ने से पहले 2-4 शाब्दिक अर्थों को जान लेते हैं ताकि इस अध्याय को समझने में सहूलियत हो और बहुत आसानी से यह अध्याय आप लोगों को समझ में आ जाए। आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, यह आपके भूगोल की किताब की छाया प्रति है। ये एनसीईआरटी की पुस्तक है जिसे आप भी रखे होंगे, अगर नहीं रखे होंगे तो तुरंत खरीद लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि अपवाह क्या है, फिर अपवाह द्रोणी क्या है, नदी तंत्र क्या है, जल विभाजक क्या है। जब ये शाब्दिक अर्थों को जान जाएंगे तो हम लोगों को पढ़ने में अच्छा लगेगा। किसी क्षेत्र के नदी तंत्र को अपवाह कहा जाता है। ठीक, अपवाह किसे कहा जाता है? किसी क्षेत्र के नदी तंत्र को अपवाह कहा जाता है। अब देखिए, इसमें एक शब्द आ गया नदी तंत्र, तो आप सोचेंगे नदी तंत्र क्या है? तो मुख्य नदी एवं उसकी सहायक नदियाँ एवं वितरिकाओं के समूह को नदी तंत्र कहते हैं। यानी कि जो एक मुख्य नदी है और उससे जो भी नदियाँ निकलती हैं या जो उसमें आके मिलती हैं, उसकी सहायक नदियाँ, और इन सबको क्या बोलते हैं? नदी तंत्र बोलते हैं। अपवाह द्रोणी क्या है? एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है वह एक अपवाह द्रोणी कहलाती है। ठीक है, अगला है जल विभाजक। जल विभाजक क्या है? तो दो अपवाह द्रोणियों के मध्य स्थित उच्च स्थलीय भूभाग या पर्वत जो दोनों के प्रवाह को अलग करता है उसे जल विभाजक कहते हैं। ठीक है, आपके स्क्रीन पे देखिए, ये जल विभाजक का चित्र बना हुआ है। ऊंचा ये देखिए जल विभाजक लिखा हुआ है ये, और यहाँ ये ऊंची भूमि है या पर्वत, यहीं से दो अलग अलग अपवाह द्रोणी होती है, इसको जल विभाजक कहते हैं। ठीक, अब देखिए आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि क्या आप जानते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। ये जनरल नॉलेज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी है। अमेजन नदी की अपवाह द्रोणी विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी है। यह अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक है, तो अब हम लोग पाठ के मुख्य भाग पे आते हैं। ये आपके स्क्रीन पे है भारत में अपवाह तंत्र। इसको हम लोग जानेंगे, भारत में अपवाह तंत्र। चलिए, भारतीय नदियों को 2 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने मुख्य वर्गों में? 2। पहला है हिमालय की नदियां और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियां। तो भारत के 2 मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियां एक दूसरे से भिन्न हैं। यानी कि जो हिमालय से निकलती हैं उनको क्या कहते हैं? हिमालयी नदियां कहते हैं, और वहीं जो हिमालय के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पठार वगैरह से निकलती हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय नदियां। ठीक, आपके परीक्षा में ये अक्सर पूछा जाता है कक्षा 9 में
कि हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर बताइए। ठीक, तो जो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं वह इस प्रश्न का भी उत्तर है कि हिमालय नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियों में क्या अंतर है। ठीक, तो हिमालय की अधिकतर नदियाँ बारहमासी नदियाँ होती हैं। बारहमासी क्या होती हैं? यानी कि इनमें वर्ष भर पानी रहता है। और क्यों रहता है? क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। हिम माने बर्फ होता है। तो जो ऊंचे पर्वतों पर बर्फ की चादरें जमी होती हैं वो पिघलती हैं और वो नदियों में उनका पानी आता है। इसीलिए हिमालय की नदियाँ वर्ष भर उसमें पानी विद्यमान रहता है। हिमालय की दो मुख्य नदियाँ सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। यानी कि अगर यह पूछा जाए प्रश्न कि हिमालय से निकलने वाली कोई दो नदियों के नाम बताए तो आप सिंधु और ब्रह्मपुत्र को बता सकते हैं या बताएंगे। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण किया है। देखिए आपके स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा है, ये गार्ज कैसे ये पहाड़ों के बीच ये गार्ज बनाती हैं नदियाँ अपने जल द्वारा, उसके प्रवाह से पर पहाड़ कट के और बीच में ऐसे ये गार्ज का निर्माण होता है। आप इसको देख लेंगे। ठीक है, हिमालय की नदियाँ अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती हैं। ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपर्दन क्रिया करती हैं। क्या करती हैं? तीव्र अपर्दन। अपर्दन माने कटाव, उसको कहा जाता है। तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती हैं। मध्य एवं निचले भागों में ये नदियाँ विसर्प, गोखुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे ये है नदी का स्रोत। यहाँ से ये चित्र में ये नदी का स्रोत है। ये ऊपरी भाग अपर्दन होता है, मध्य भाग है, और ये देखिए गोखुर झील निचला भाग, ये डेल्टा। ठीक, ये नदी की विभिन्न अवस्थाओं को ये चित्र दर्शाता है। इसको आप समझेंगे। ठीक, अब प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ लिया जाए कि भाई ये प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या हैं। तो अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं। मौसमी मतलब केवल मौसम में ही, वर्षा ऋतु में ही इनमें पानी रहता है। ठीक, क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। तो एक अंतर यही हो गया कि हिमालय की नदियाँ बारहमासी होती हैं और प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या होती हैं? मौसमी होती हैं। हिमालय की नदियों में वर्ष भर पानी रहता है और प्रायद्वीपीय नदियों में वर्ष भर पानी नहीं रहता है। ठीक, क्योंकि हिमालय की नदियों में हिम से भी पानी आता है, बर्फ़ से भी पानी आता है, और ये नदियाँ केवल वर्षा पर आधारित होती हैं, निर्भर रहती हैं। ठीक, शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। ये प्रायद्वीपीय नदियाँ की विशेषताएं हैं। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली है। देखिए एक अंतर यहाँ से भी ढूंढ लिया गया कि हिमालय की नदियाँ जो हैं लंबी होती हैं और प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या होती हैं? अपेक्षाकृत उससे छोटी और छिछली होती हैं। ठीक, छिछली मतलब कम गहरी होती हैं। फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं तथा पश्चिम की तरफ बहती हैं। और एक और चीज़ जान लीजिए प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में कि प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं
तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। ठीक, तो ये जो है ये चित्र में देखिए, ये भारत की नदियाँ और झीलों का ये मानचित्र है। इसको आप देखेंगे, समझेंगे। ये यहाँ देखिए, ये सिंधु नदी का ये तंत्र है, ये सिंधु नदी है। ठीक, और सिंधु नदी पर एक हमेशा आप चर्चा सुनते होंगे कि जब भी पाकिस्तान और भारत में तनाव उत्पन्न होता है तो सिंधु नदी के जल बंटवारे को लेकर टेलीविज़न पे आप डिबेट देखते होंगे या बहुत चर्चा रहती है समाचार पत्रों में। वो क्या है, क्यों आखिर रहती है? तो सिंधु नदी जो है ये, इसका भौगोलिक देखिए कि ये पाकिस्तान और भारत दोनों में बहती है। कहाँ कहाँ? पाकिस्तान और भारत में। और एक सिंधु जल समझौता हुआ था, उसके तहत 1960 में ये समझौता हुआ था। इसके अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। यानी कि सिंधु नदी के 80% जल का उपयोग कौन करेगा? पाकिस्तान। और 20% जल का ही उपयोग भारत कर सकता है। इस जल का उपयोग हमारे यहाँ पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए किया जाता है। तो ये सिंधु नदी जल समझौता को जब भी पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव देखा जाता है तो ये होता है कि हम इसको तोड़ देंगे, इस समझौते को हम नहीं मानेंगे, क्योंकि भारत से होके सिंधु नदी पाकिस्तान में जाती है तो हम इसके जल को रोक देंगे। ऐसी बातें आप लोगों के समक्ष आती होंगी। तो ये सिंधु नदी जल समझौता जो 1960 में हुआ था ये भी जानिए, और इसके मात्र 20% नदी जल का उपयोग हम लोग करते हैं, शेष का पाकिस्तान करता है। आज के लिए इतना ही, और इसके आगे वाले टर्न में हम लोग हिमालय की नदियों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, जो मुख्य नदियां हैं। ठीक, अगले टर्न में। धन्यवाद।